नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फॉर कंपनी, इशू ऑफ शेयर। हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर पार्टनरशिप के चैप्टर आपको क्लियर नहीं हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक देख सकते हैं और अपना पार्टनरशिप का पार्ट 1 पढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा था? 1932। पार्टनरशिप क्या थी? रिलेशनशिप थी टू और मोर पर्सन के बिटवीन जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए एग्री हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं बेटा, अकाउंटिंग ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन किसके लिए? यस बेटा, अकाउंटिंग फॉर कंपनी, कंपनी के लिए। कंपनी क्या है? कंपनी को पढ़ने से पहले हम बिजनेस के फॉर्म पर डिस्कस कर लें। 11th में बिजनेस स्टडी में आपने पढ़ा होगा फॉर्म ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फॉर्म। तो बिजनेस के फॉर्म में आपने पढ़ा था, पहला फॉर्म था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप ट्रेड। इस ट्रेड में क्या होता है बेटा कि एक अकेला व्यक्ति कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वो रिस्क होने पर वही रिस्क को बियर करता है और प्रॉफिट होने पर वही प्रॉफिट को गेन करता है। दैट टाइप के बिजनेस का कुछ लिमिटेशन था, डिसएडवांटेज था। मींस अकेले व्यक्ति के पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं होता तो वो बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर पाता। रिजल्टिंग वो क्या करने लगा, 2 और मोर पर्सन के साथ गेट टुगेदर होकर बिजनेस को स्टार्ट करने लगा। तो किसका यस बेटा किसका जन्म हुआ? पार्टनरशिप का, है ना। जब लोग 2 और मोर पर्सन के मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करने लगे, ऑपरेट करने लगे, तो किसका अराइज हुआ बेटा? पार्टनरशिप का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप के बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए एक पार्टनरशिप एक्ट बना दिया 1932, जिसमें पार्टनरशिप के कंप्लीट रूल्स रेगुलेशन गिवन है। जैसे एक मॉडर्न और पॉपुलर बिजनेस का फॉर्म है क्या? कंपनी। पार्टनरशिप बिजनेस का एक लिमिटेशन था, डिसएडवांटेज था कि ऐसे बिजनेस का लाइबिलिटीज क्या था बेटा? अनलिमिटेड था। यानी कि फर्म अगर लाइबिलिटीज को पे ना कर पाए तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को सोल्ड आउट किया जा सकता था। रिजल्टिंग किसका राइज हुआ? कंपनी का हुआ। लोग बिजनेस किसके फॉर्म में करने लगे? कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करने लगे। तो कंपनी होती क्या है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अकाउंटिंग फॉर कंपनी। पहले फंडामेंटल समझेंगे कंपनी का कि कंपनी होती क्या है। तो पहली चीज याद रखना है बेटा, कंपनी एक्ट कौन सा है? 1956 ये याद रखना। लेकिन बेटा ये हमारा प्रीवियस एक्ट है, इसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट कर दिए। अमेंडमेंट मीन्स कुछ संशोधन कर दिए, जो अननेसेसरी सेक्शन या प्रोविजन थे उनमें चेंज कर दिया और नए प्रोविजन इसमें ऐड कर दिए। तो अब हम कौन सा एक्ट पढ़ते हैं बेटा? कंपनी एक्ट 2013। हालांकि प्रीवियस एक्ट जो है वो कंटिन्यू है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके कंपनी एक्ट कौन सा बना दिया? 2013। अब कंपनी होती क्या है? तो पहली चीज याद रखना है बेटा, कंपनी जो है ये मोस्ट पॉपुलर बिजनेस का फॉर्म है। जनरली लोग जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो कंपनी क्रिएट करके ही बिजनेस को स्टार्ट करना पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि बेटा कंपनी की लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। अब लिमिटेड लाइबिलिटीज क्या होती हैं हम आगे चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल में हम ये समझ लें व्हाट इज कंपनी, कंपनी है क्या। तो पहला क्वेश्चन याद रखना, कंपनी एक्ट कौन सा है बेटा? 2013। और प्रीवियस कंपनी एक्ट कौन सा है? 1956। आगे का मैटर, अब कंपनी क्या है? कंपनी ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेस, सारे के सारे बिजनेस इंटरप्राइजेस जानते हैं आप, जिनका मोटिव क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेस जो कंपनी एक्ट 2013 या किसी प्रीवियस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है बेटा, वो क्या है? कंपनी है। अगर मेरा ये इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन को मैं कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड करा लूं तो बेटा इस इंस्टीट्यूशन को भी आप क्या कॉल करेंगे? कंपनी ही कॉल करेंगे। तो चलिए ऑफिशियली बात करते हैं कंपनी के मीनिंग की। कंपनी है क्या? ऑल बिजनेस अंडरटेकिंग या बिजनेस इंटरप्राइजेस, इच कंपनी, सारे बिजनेस इंटरप्राइजेस क्या है बेटा? कंपनी है। विच रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट, कंपनी एक्ट इज कॉल्ड कंपनी। सारे बिजनेस इंटरप्राइजेस कंपनी है जो कंपनी एक्ट 2013 या किसी प्रीवियस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। इन अदर वर्ड यानी कि कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 220 के अकॉर्डिंग कंपनी का डेफिनेशन दिया है कि सेक्शन 220 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 कंपनी क्या है? कंपनी डिफाइंस अ
defines a company to mean a company incorporated under the Companies Act 2013 or any previous company law। कंपनी क्या है? सेक्शन 220 कंपनी एक्ट 2013 के एक्ट 2013 या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हो, वो बेटा क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। अब आगे कंपनी का कुछ फंडामेंटल याद रखना। पहली चीज एग्जाम में पूछ ले, कंपनी एक्ट कौन सा है? तो कंपनी इंडियन कंपनी एक्ट 2013। कंपनी का डेफिनेशन किस सेक्शन में गिवन है? तो बेटा 220 में गिवन है। कंपनी एक्ट प्रीवियस एक्ट कौन सा है? तो बेटा इंडियन कंपनी एक्ट 1956 हमारा प्रीवियस एक्ट है। प्रीवियस एक्ट में अमेंडमेंट कब किया गया? तो 2013 में किया गया। सारे बिजनेस इंटरप्राइजेस कंपनी हैं अगर वो कंपनी एक्ट 2013 या किसी प्रीवियस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं। तो ये हो गया बेटा अपना मीनिंग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, एक कंपनी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहला पॉइंट है बेटा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक पर्सन की तरह ही काम करती है। जैसे पर्सन का एक नेम होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, वो अपना बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है, अपने नाम से ट्रांजैक्शन करता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बॉट और सोल्ड करता है। जस्ट सेम कंपनी भी एक पर्सन की तरह ही काम करती है, लेकिन कंपनी के हाथ पैर आंख नाक कान नहीं होते, इसलिए नेचुरल पर्सन ना होकर कंपनी एक बेटा क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कैसे होती है? चलिए डिस्कस करते हैं। अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन क्रिएटेड अंडर द लॉ। इट कैन परचेस एंड सेल द प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम, कैन ओपन बैंक अकाउंट इन its own name. It is an intangible person because it cannot seen and touch। देखिएगा, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के अंडर क्रिएट होती है। ये पर्सन की तरह ही अपने खुद के नेम से प्रॉपर्टी परचेस भी कर सकती है, प्रॉपर्टी सेल भी कर सकती है, बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकती है, अपने नाम से किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट और डिनाई भी कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिएगा रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, जस्ट पर्सन की तरह ही, जैसे लोधी सर। जैसे मैं प्रॉपर्टी परचेस और सेल कर सकता हूं मेरे नाम से, वैसे ही कंपनी भी अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेस और सेल कर सकती है। जैसे मैं बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकता हूं, वैसे ही कंपनी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकती है। इसलिए बेटा कंपनी को क्या माना गया है? एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। दूसरी चीज, ये इंटेंजिबल है, इसको हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। क्लियर है? अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटीज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लिमिटेड लाइबिलिटीज। आपने देखा होगा कंपनी किसी भी टाइप की हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, और चाहे कोई अदर फॉर्म में कंपनी हो, हर एक कंपनी के नेम के आगे एलटीडी लगा होता है। एलटीडी का मतलब ये होता है बेटा कि उस कंपनी की लाइबिलिटीज क्या है? लिमिटेड है। और कंपनी एक्ट के अंडर हर एक कंपनी को जो लिमिटेड लाइबिलिटीज है उसके आगे, नाम के आगे, उसे लास्ट में क्या लगाना होता है? लिमिटेड वर्ड लगाना ही होता है। इसका मतलब होता है कंपनी की लाइबिलिटीज क्या है बेटा? लिमिटेड है। अब ये अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती क्या है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले ऑफिशियली डिटेल देख लें। कंपनी इज इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑफ इट्स लाइबिलिटीज। द लाइबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर अक्वायर्ड बाय देम। यानी कि ये पॉइंट कहता है कि कंपनी की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कंपनी खुद ही लाइबल होती है। कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी की सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं जितने उनके पास कंपनी के शेयर्स हैं। सपोज करिएगा A to Z लिमिटेड कंपनी
इसके पास 200 करोड़ का लाइबिलिटीज है। कितना लाइबिलिटीज है बेटा? 200 करोड़ का लाइबिलिटीज है। और इसके शेयर होल्डर के पास कंपनी के 100 करोड़ के शेयर्स हैं। कितने करोड़ के बेटा? 100 करोड़ के। तो ये पॉइंट कहता है कि ये 200 करोड़ की लाइबिलिटीज खुद कौन पे करेगी? कंपनी पे करेगी। कंपनी का ऑनर, रिप्रेजेंटेटर या शेयर होल्डर इन लाइबिलिटीज को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हाँ, शेयर होल्डर लाइबिलिटीज को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटीज जितने उनके पास शेयर हैं। यानी कि शेयर होल्डर सिर्फ कितनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? 100 करोड़ के, क्योंकि उनके पास शेयर कितना है? 100 करोड़। जबकि पार्टनरशिप में बेटा पढ़ा था कंपनी की लाइबिलिटीज कैसी थी? फर्म की लाइबिलिटीज कैसी थी? अनलिमिटेड थी। यानी कि फर्म की लाइबिलिटीज पे करने के लिए पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी की लाइबिलिटीज कैसी हैं? लिमिटेड है। तो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बेटा याद रखना। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हो गया कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा, कंपनी की लाइबिलिटीज कैसी होती हैं बेटा? लिमिटेड होती हैं। तीसरा पॉइंट, ओनरशिप ऑफ एसेट्स। जाहिर सी बात है कंपनी अपनी लाइबिलिटीज पे करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो उसकी जो एसेट्स है उस पर ओनरशिप भी किसकी होगी बेटा? कंपनी की होगी। तो लिखा है ऑल द एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर इन द नेम ऑफ द कंपनी। सारी की सारी एसेट्स किसके नाम से होती हैं? कंपनी के नाम से होती हैं। एज कंपनी हैज अ सेपरेट एंटिटी, और कंपनी कौन सा एंटिटी है? सेपरेट एंटिटी है। देयरफॉर नो मेंबर कैन क्लेम ओनरशिप ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी। जब तक कंपनी चलेगी, कंपनी की एसेट्स कंपनी की ही रहेंगी। कंपनी के ऑनर अब उन एसेट्स पर ओनरशिप के लिए क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब बेटा ये है कि कंपनी अलग है और कंपनी का ऑनर अलग है। कंपनी अपने आप में ही मालिक है। जो ऑनर है कंपनी का, जो प्रमोटर है कंपनी का, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटर है कंपनी का। क्यों? क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए वो खुद को ऑपरेट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटर अपॉइंट करके रखती है। तो यहाँ पर लिखा है अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। ये अपने शेयर होल्डर से एक अलग एंटिटी है। मतलब सीधी सी हम बात कहें तो कंपनी अपने आप में एक कंपनी है, ऑनर है, बॉडी है, सेपरेट पर्सन है, और उसका ऑनर एक अलग मैटर है। दोनों ही ईच अदर से क्या है? सेपरेट है। नेक्स्ट हमारा आता है डिसॉल्व बाय एक्ट। तो हम जानते हैं कंपनी क्रिएट अंडर द लॉ, अंडर एक्ट। कंपनी का क्रिएशन हम किसके अंडर करते हैं बेटा? लॉ के अंडर करते हैं। इसलिए कंपनी का डिसॉल्यूशन यानी कि जब कंपनी को हम बंद करते हैं तो भी वो किसके अंडर होती है बेटा? एक्ट के अंडर होती है। तो एज अ कंपनी इज फॉर्म अंडर द एक्ट, सिमिलरली इट कैन बी डिसॉल्व अंडर द एक्ट। तो ये हो गई बेटा हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है टाइप्स ऑफ कंपनी। अब टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करके, डिफरेंट बेसिस पर डिवाइड करके उसके टाइप्स को बताया गया है। तो यहाँ पर टाइप्स की बात करते हैं, और पर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, मेंबर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पर। तो बेटा लाइबिलिटीज के बेसिस पर यहाँ पर कंपनी 2 टाइप्स की है, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटीज है बेटा, है ना, ये लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। जिस कंपनी की लाइबिलिटीज पे करने के लिए खुद कंपनी लाइबल हो, ना कि शेयर होल्डर, वो लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी है। और जिस कंपनी की लाइबिलिटीज पे करने के लिए शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल हो, वो क्या हो गया बेटा? अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, जस्ट पार्टनरशिप फर्म की तरह। अब आता हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। मेंबर के बेसिस पर बेटा प्राइवेट कंपनी होती है और एक होती है पब्लिक कंपनी। कौन कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीस होता है, जिसमें एटलीस्ट 2 पर्सन हो और मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ पर्सन हो बेटा? 200।
तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होता है बेटा 2 होता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होता है 200 होता है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। अब पेड अप कैपिटल कितना होता है बेटा प्राइवेट कंपनी का, मिनिमम 1 लाख। नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम कितना होता है 2, मैक्सिमम कितना होता है बेटा 200। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। वो कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना लाख होता है बेटा 5 लाख, और मिनिमम पर्सन कितना होता है 7 होता है, मैक्सिमम पर्सन शेयर्स के बेसिस पर डिपेंड करता है, यानी कि नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती। वो कौन सी कंपनी है बेटा, पब्लिक कंपनी। आगे का मैटर एक चीज ये भी याद रखना, पब्लिक में शेयर केवल वही कंपनी इशू कर सकती है जो कौन सी है बेटा पब्लिक, यानी कि पब्लिक में शेयर इशू कौन सी कंपनी कर सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर में डिवाइड तो कर सकती है, लेकिन पब्लिक में उसको इशू करने के लिए ऑफर नहीं दे सकती। कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। एग्जाम अगर पूछ ले कौन सी कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करती है, तो बेटा पब्लिक कंपनी। अब आता है हमारा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पर 2 टाइप्स की कंपनी है, एक स्मॉल कंपनी और एक लार्ज कंपनी। जिनका टर्नओवर 100 करोड़ के नीचे हो बेटा वो स्मॉल कंपनी है, और जिनका टर्नओवर इससे ज़्यादा हो तो वो बेटा क्या हो गई, लार्ज कंपनी। दरअसल सारी कंपनियां इनिशियली तो स्मॉल ही होती हैं, उनका टर्नओवर जब बढ़ता है तो वो क्या हो जाती हैं, लार्ज हो जाती हैं। हालांकि अभी हम इन पर डिस्कस करने वाले हैं अच्छे तरीके से सेक्शन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी को। तो इफ द लायबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड, अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड हैं टू द अमाउंट ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय देम, जितने शेयर उसने सब्सक्राइब की हैं उनसे, तो बेटा कौन सी हो गई, लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी। इस कंपनी की लायबिलिटीज को पे करने के लिए खुद कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होती है, कंपनी का शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। दूसरा हमारा आता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी। इफ द लायबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज नॉट लिमिटेड, अगर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज क्या नहीं है, लिमिटेड नहीं है, टू द अमाउंट ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय देम, तो बेटा कौन सी कंपनी हो गई, अनलिमिटेड कंपनी। यानी कि कंपनी की लायबिलिटीज पे करने के लिए शेयर होल्डर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर अपन बात करते हैं किसके बेसिस पर बेटा, मेंबर के बेसिस पर। 2 टाइप का बताया था, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 268 के अंडर किया जाता है। याद रखना प्राइवेट कंपनी किस एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश होती है, सेक्शन 268। तो इसमें सेक्शन 268 ऑफ अ कंपनी एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल रुपीस कितना 1 लाख, एंड एटलीस्ट मेंबर कितना बेटा 2, और मैक्सिमम मेंबर कितना बेटा 200। वो कौन सी कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनी। तो क्लियर है आपका, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 268 के अंडर वो कंपनी जिसमें एटलीस्ट 2 मेंबर हो, जिसका मिनिमम शेयर कैपिटल 1 लाख हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 हो, बेटा वो कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। अब अपन बात करते हैं किसकी, पब्लिक कंपनी की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, याद रखना बेटा प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कौन सा है, डेफिनेशन कहाँ गिवन है 268 में, और पब्लिक कंपनी का कहाँ डेफिनेशन गिवन है 271 में। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल। प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी थी बेटा, मिनिमम 1 लाख, और पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होती है बेटा 5 लाख। कितनी रुपीस, 5 लाख रुपीस, और मिनिमम मेंबर कितने होते हैं 7, मैक्सिमम क्या होते हैं, नो लिमिट। और ये कंपनी पब्लिक में शेयर इशू कर सकती है, वो कौन सी कंपनी है बेटा, पब्लिक कंपनी। याद रखिएगा पब्लिक कंपनी जनरली डायरेक्टली इस्टेब्लिश नहीं होती बेटा, पहले प्राइवेट कंपनी होती है, फिर प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है, इनिशियली पब्लिक ऑफर, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो पब्लिक में शेयर इशू करके कैपिटल को रेज कर सकती है। तो ये हो गया बेटा अपना पब्लिक कंपनी। अपन बात करते हैं अब साइज के बेसिस पर कंपनी, हमने आपको 2 टाइप्स के बताया, स्मॉल कंपनी और
लार्ज कंपनी। स्मॉल कंपनी की बात करते हैं। स्मॉल कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 285, देखिएगा प्राइवेट कंपनी का सेक्शन था 268, डेफिनेशन पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन गिवन है 271 में, और स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन गिवन है 285 में। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 285 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा ना हो, और नॉट मोर देन ₹5 करोड़, और या फिर जो मैक्सिमम लिमिट डिसाइड है गवर्नमेंट की वो कितने से ज्यादा ना हो, 5 करोड़ से। लेकिन बेटा ये जो मैटर था ना, ये प्रीवियस एक्ट की बात कर रहे हैं हम 1956 की, लेकिन कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट हो गया 2013। अब स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन बदल गया है, इसमें कुछ प्रोविजन ऐड कर दिए हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू कंपनी अमेंडमेंट रूल्स 2016 नहीं, इसमें कंपनी के अमेंडमेंट रूल्स में अमेंडमेंट हुआ कब, 2016 में भी हो गया। कब हो गया, 16 में। और अब यहाँ पर इसकी लिमिट कुछ बढ़ा दी गई है। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पेड अप कैपिटल हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम ₹5 करोड़, जो पेड अप कैपिटल 5 करोड़ थी अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया बेटा, 10 करोड़। अब अगर किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपीस है, तब भी बेटा वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, स्मॉल कंपनी कहलाएगी। एंड लिमिट ऑफ ग्रॉस सेल यानी कि टर्नओवर, अगर किसी कंपनी का एक फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर पहले कितना था 20 करोड़, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है 100 करोड़। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ के अंडर है और पेड अप कैपिटल 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो वो कंपनी बेटा कौन सी कंपनी होगी, स्मॉल कंपनी। पहले ये प्रोविज़न अलग थे, लेकिन इस एक्ट के रूल्स में अमेंडमेंट 16 से स्मॉल कंपनी का जो मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कर दिया बेटा, वो कितना कर दिया हमने, गवर्नमेंट ने 10 करोड़, और जो ग्रॉस सेल्स इंक्रीज करके कितना कर दिया, टर्नओवर 100 करोड़। तो क्लियर हो गया होगा आपको स्मॉल कंपनी। अब जो कंपनी स्मॉल है, स्मॉल नहीं है बेटा, वो क्या हो गई, लार्ज कंपनी। या लार्ज कंपनी इज वन विच इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। आपको डिटेल के साथ लिखना है तो अपोजिट कर दीजिए। जिस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ से ज्यादा हो, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2016, और जिसका ग्रॉस सेल्स और टर्नओवर एनुअली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 100 करोड़ से ज़्यादा हो, वो बेटा कौन सी कंपनी हो गई, यस लार्ज कंपनी हो गई। कौन सी कंपनी, लार्ज कंपनी। स्मॉल कंपनी को अपोजिट कर दीजिए, लिमिट बढ़ा दीजिए, तो क्या बन जाएगी, लार्ज कंपनी बन जाएगी। तो बेटा ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कंपनी। अब अपन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में डिफरेंस, तो पहली चीज क्या लिखा है, बेसिस ऑफ डिफरेंस में नेम यूज्ड। द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम। क्या यूज करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड। मतलब प्राइवेट कंपनी में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड। और पब्लिक कंपनी में क्या नाम यूज करते हैं बेटा, पब्लिक लिमिटेड। तो द वर्ड लिमिटेड इज यूज एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम। याद रखिएगा बेटा, लिमिटेड वर्ड प्राइवेट कंपनी भी यूज करती है और लिमिटेड वर्ड पब्लिक कंपनी भी यूज करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के नेम के आगे आपने देखा होगा लिखा होता है पीवीटी एलटीडी। पीवीटी का मतलब होता है प्राइवेट, एलटीडी का मतलब होता है लिमिटेड। और लिमिटेड लिखना कंपलसरी है, क्यों है वो हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि कंपनी का लाइबिलिटीज बेटा लिमिटेड होता है। कंपनी की लाइबिलिटीज पे करने के लिए खुद कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, कंपनी के शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। शेयर होल्डर की लाइबिलिटीज क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। दूसरा पॉइंट दिया है नंबर ऑफ मेंबर। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं। इन प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर बेटा कितने होते हैं, 2 होते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200 होते हैं। कौन सी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। इसके बाद हम बात करते हैं
पब्लिक कंपनी की तो मिनिमम मेंबर कितने होते हैं बेटा 7 होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। जो शेयर इशू कर रहे हैं उन शेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है मेंबर्स का नंबर, यानी कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। फिर है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। दरअसल प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन होता है पब्लिक में शेयर इशू करने का। तो ये हम आपको बता चुके हैं, पब्लिक में शेयर इशू सिर्फ कौन सी कंपनी करती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही पब्लिक में शेयर इशू करती है। तो जाहिर सी बात है प्रोस्पेक्टस भी कौन इशू करेगा, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो प्रोस्पेक्टस नीड नॉट बी इशूड। प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की नीड नहीं होती। पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशू टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर। एक पब्लिक कंपनी को पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने के लिए। सेक्शन प्राइवेट कंपनी का स्टेबलाइजमेंट और डेफिनेशन कहाँ गिवन है, सेक्शन 268 और इसमें क्या है बेटा 271। तो ये हो गया अपना डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। हालांकि बेटा अगर आपको और पॉइंट बढ़ाना है तो और भी चीज़ें लिख सकते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल, कौन सा कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। हम आपको बता चुके हैं बेटा प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना रुपीस होता है 1 लाख रुपीस, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना रुपीस होता है बेटा 5 लाख रुपीस। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर अपन बात करते हैं। अब जब हम बेटा कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट की नीड होती है। हालांकि कंपनी आप बिजनेस स्टडी में 11th क्लास में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। यहाँ एग्जाम में पूछ सकता है इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। तो पहला दिया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। तो ये बेटा कंपनी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन इनमें से जो एक डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस, ये प्राइवेट कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन ये डॉक्यूमेंट दोनों ही कंपनी के लिए मैंडेटरी होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये जो बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, इसे हम चार्टर भी कहते हैं। इस पर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स गिवन होते हैं, ऑथोराइज कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल गिवन होती है, डायरेक्टर्स के नेम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और शेयर्स भी गिवन होते हैं। ये कंपनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो अब इन पर हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। तो पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट। ये सबसे मुख्य मेन डॉक्यूमेंट है किसका बेटा, कंपनी का, ऑफ अ कंपनी। एंड नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब तक आप रजिस्ट्रार के पास इस डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप कंपनी को क्रिएट या रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। इट डिफाइन द, अब इसमें क्या लिखा होता है, इट डिफाइन द स्कोप ऑफ कंपनीज। इसमें कंपनी का स्कोप्स गिवन होता है, एक्टिविटीज एज वेल एज इट्स रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और कंपनी के रिलेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ बिजनेस करेगी, शेयर होल्डर कौन होंगे, कंपनी के फाउंडर ऑनर कौन होंगे, कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कंपनी क्या क्या एक्टिविटी करेगी, सारी की सारी चीजें कहां पर गिवन होती हैं बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट माना जाता है, इसी में ऑथोराइज कैपिटल गिवन होता है। अपन बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब इसमें बेटा कंपनी के रूल्स रेगुलेशन गिवन होते हैं। तो द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर framed for the internal management of the company are set out in a document named
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट, कंपनी के अंदर के मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन गिवन होते हैं, वो डॉक्यूमेंट बेटा क्या कहलाता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। आगे लिखा हुआ है, इट डिटरमाइंस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के पास क्या अधिकार होंगे और उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, ये गिवन होता है। अदर ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, और बाकी ऑफिसर और एम्प्लॉय की भी क्या ड्यूटी और राइट्स होंगे, वो कहाँ डिस्क्राइब होते हैं बेटा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। इट कंटेन द रूल्स रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर, देयर ट्रांसफर एक्सेट्रा, और इसमें ही शेयर इशू करने के रूल्स और उन्हें ट्रांसफर करने के कंडीशन गिवन होती हैं। तो ये बेटा दोनों डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें फिलअप करके हमें रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होता है, तभी हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि कंपनी क्रिएट कैसे होती है, प्रैक्टिकली कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, वो हम आपको किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो में बता देंगे कि आप कैसे अपना खुद का कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा प्रोस्पेक्टस। तो पहली चीज याद रखना बेटा, प्रोस्पेक्टस से पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है, करती है, उसी के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी कंपलसरी होता है। प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी नहीं होता। दूसरा मैटर, प्रोस्पेक्टस क्या है? हमारी लैंग्वेज में बात करें बेटा तो प्रोस्पेक्टस इन्विटेशन है। इन्विटेशन जस्ट मतलब एक ऑफर, कंपनी जब पब्लिक में शेयर इशू करती है तो पब्लिक को बताती है कि भाई हम अपना शेयर इशू कर रहे हैं, इस पर कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गिवन है। जो शेयर होल्डर शेयर्स को सब्सक्राइब परचेस करना चाह रहा है वो हमें एप्लीकेशन दे दे, तो ये इन्विटेशन ही बेटा क्या है? प्रोस्पेक्टस है। याद रखिएगा, बिना प्रोस्पेक्टस के इशू किए बिना कोई भी कंपनी पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती। लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ये एक डॉक्यूमेंट है जिस पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गिवन है अबाउट द कंपनी, कंपनी के अबाउट, एंड इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। पब्लिक को शेयर डिवेंचर को सब्सक्राइब करने के लिए एक इन्विटेशन ही क्या कहलाता है बेटा? प्रोस्पेक्टस। कौन सी कंपनी इशू करती है? पब्लिक कंपनी। याद रखना, एग्जाम में पूछ ले, क्या प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करना नेसेसरी है? तो नो, कोई नेसेसरी नहीं है। पब्लिक कंपनी को मैंडेटरी है, यस मैंडेटरी, मस्ट, नेसेसरी है। ये क्या है? एक इन्विटेशन है, किस लिए? शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये हो गया बेटा हमारा प्रोस्पेक्टस। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो स्टेटमेंट ऑफ लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? क्या होता है, समटाइम्स कंपनी को ऐसा लगता है कि हम कैपिटल पब्लिक से ना लेकर अपने फ्रेंड और रिलेटिव से ले लें। मतलब पैसा हम जरूरत है कंपनी को चलाने के लिए, तो पैसा हम कहाँ से ले लें? पब्लिक से ना लेकर अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से ले लें। तब कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती, तब उसकी जगह पर कंपनी स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है। तो यहाँ पर लिखा है बिल्कुल ऑफिशियली, समटाइम्स द प्रोमोटर्स ऑफ अ कंपनी डिसाइड नॉट टू अप्रोच द जनरल पब्लिक फॉर राइजिंग नेसेसरी कैपिटल। समटाइम्स कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि हमें जो नेसेसरी कैपिटल की ज़रूरत है वो कैपिटल हम जनरल पब्लिक से नहीं लेंगे। दे आर होपफुल अ राइजिंग कैपिटल फंड फ्रॉम द फ्रेंड, वो किससे उम्मीद रखती है कि हमें पैसा कहाँ से मिल जाएगा? फ्रेंड से, और किससे? रिलेटिव से, है ना, और थ्रू अंडर राइटर्स। इन लोगों से अगर वो कैपिटल राइज करना चाहती है तो इन दैट केस, इस केस में अ प्रोस्पेक्टस नीड नॉट बी इशू, लेकिन कंपनी को इस कंडीशन में प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती। बट अ स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार, वो रजिस्ट्रार के पास क्या फिल्ड कर देती है? स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो ये हो गया बेटा स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी कैपिटल अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अंडर राइटर्स से राइज करती है तब वो क्या इशू करती है? स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो बेटा ये हो गया हमारा कंपनी का फंडामेंटल। अब हम पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर पढ़ने के लिए
हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें ताकि आपको इसका पार्ट 2 मिल जाए।